प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय पाठ 11 पाठ का संक्षिप्त सार व गृह कार्य हल व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम अपनी ही पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 से पाठ 11 सावित्री बाई फुले का संक्षिप्त सार व गृह कार्य हल की जांच करेंगे। कल हमने अपना व्याख्यान 1 पढ़ा। व्याख्यान 1 में मैंने आपको पाठ के कठिन शब्दार्थ व पाठ का अनुवाद करवाया। आज हम अपने व्याख्यान 2 में संक्षिप्त सार व गृह कार्य हल को जानेंगे। आइए पढ़ते हैं अपने पाठ का सारांश। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और पत्थर के छोटे टुकड़े फेंकता है, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ हंसी मजाक करती हुई अपने अध्यापन में लगन से लगी रहती है। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। कौन है यह महिला? तुम भी इस महिला को जानो। यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फुले हैं। जनवरी मास के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी कहे गए हैं। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह ज्योतिबा फूले महोदय के साथ हो गया। वह भी उस समय केवल 13 वर्ष के ही थे। जनवरी मास के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी कहे गए हैं। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह ज्योतिबा फूले महोदय से हुआ। वह भी उस समय केवल 13 वर्ष के ही थे। जैसा कि हमने अपने पाठ को पढ़ा था, पाठ पढ़ने के पश्चात हमें यह सब पता लग गया। आज एक बार हम फिर से संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में पढ़ने की अभिलाषा को उत्साह प्राप्त हुआ। इससे भी बढ़कर उसने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला
विद्यालय खोला। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ईस्वी में छुआछूत से अपमानित समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से दूसरा विद्यालय आरंभ किया। अब जैसे कि जो ज्योतिबा महोदय थे वो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में पढ़ने की अभिलाषा को उत्साह प्राप्त हुआ और इससे भी बढ़कर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 ईस्वी में जब सावित्री की उम्र केवल 17 वर्ष की थी, उसमें उन्होंने कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय खोला, कन्या विद्यालय खोला। फिर उन्होंने 1851 ईस्वी में छुआछूत से अपमानित समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने डटकर विरोध किया। विधवाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस प्रथा में भाग लेना छोड़ दिया। एक बार सावित्री ने देखा कि फटे पुराने वस्त्रों वाली लोगों द्वारा कही गई निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च जाति की मजाक करती हुई कुएं से जल निकाल रही थी। सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई, तालाब दिखलाया और कहा, जितना चाहे जल ले लो, यह तालाब सबके लिए है। इससे जल लेने के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है। उसने लोगों की स्वतंत्रता एवं समानता के पक्ष में सदा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री आगे रही। इस मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ित समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता से चलाया। अकाल के समय प्लेग से पीड़ित लोगों की बिना थके हुए और लगातार सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। महारोग के प्रसार के समय सेवा में लगी हुई वह स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्री महान थी। उनके दो काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर हैं। भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से
जानने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपना पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ने के पश्चात आज हमने अपने पाठ के संक्षिप्त सार को जाना। हमने पाठ पढ़कर पता किया कि सावित्री बाई का जीवन चरित्र केवल दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए था। उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की और अंत समय में भी निस्वार्थ भाव से सेवा करती हुई वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो साहित्य रचना में भी महान थी। उनके 2 काव्य हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। अब भारत देश में अगर महिलाओं के विकास की गहराई को जानना है, उनके उत्थान की गहराई को जानना है, तो सावित्री महोदय का जीवन चरित्र हमें अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। अब हम पाठ के गृह कार्य को करेंगे, अभ्यास कार्य को हम करेंगे। हमारा अभ्यास कार्य का प्रश्न है, प्रश्न 1, एक पद में उत्तर दीजिए। कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कीदृशीनां, कैसी बुराइयों का सावित्री ने डटकर विरोध किया। हमने पाठ को पढ़ा, पाठ पढ़ने के पश्चात हमें पता लग गया कि किन किन बुराइयों का उन्होंने विरोध किया था, किस बुराई का उन्होंने विरोध किया था। तो कौन सी थी? जो सामाजिक बुराइयां थी, जो समाज में फैली हुई थी, उन बुराइयों का सावित्री ने विरोध किया। उत्तर है सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक बुराइयों का। प्रश्न 2, के कूपात जल उद्धरणम अवार्यन। कुएं से कौन जल निकाल रही थी? उत्तर है उच्च वर्गीय, उच्च वर्ग की। प्रश्न 3, का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? कौन थी जो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? उत्तर है सावित्री बाई फुले। प्रश्न 4, विद्वानां सिरमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए वह किनसे मिली? तो किनसे मिली थी? उत्तर है नापितई, नाइयों से। प्रश्न 5, सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभ्यत। उसने किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय खोला? किसके लिए खोला था? कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए? लिखेंगे कन्या नाम या बालिका नाम। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 2 का पहला प्रश्न है, किम किम सहमानाम सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चात न विचलती। क्या क्या सहने पर भी सावित्री बाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? उत्तर क्या लिखेंगे? अनेकानि कष्टानि सहसामान सावित्री बाई स्व दृढ़ निश्चात न विचलती। अनेक कष्टों को सहने पर भी सावित्री अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। उत्तर है अनेकानि कष्टानि सहमानाम सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चात न विचलती। प्रश्न 2, सावित्री बाई फुले महोदयाः पित्रो नाम किम आसीत्। सावित्री बाई फुले महोदय के माता पिता का नाम क्या था? सावित्री बाई फुले महोदया पिता नाम खंडोजी, माता च लक्ष्मीबाई आसीत्। प्रश्न 3, विवाहानन्तरम् अपि सावित्र्याः मनसि
अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में पढ़ने की अभिलाषा को कैसे उत्साह प्राप्त हुआ, किस प्रकार हुआ, उनके पति के द्वारा। उत्तर लिखेंगे, विवाहानन्तरम् अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा स्वपत्युः प्रयत्नेन उत्साहं प्राप्तवती। उनके पति के द्वारा प्रयत्न करने से उत्साह प्राप्त हुआ। प्रश्न 4, जलं पातुं निर्वायमाणाः नारीः सा कुत्र नीतवती किंच अकथयत्। उत्तर है, जलं पातुं निर्वायमाणाः नारीः सा निजगृहं नीतवती तडागं दर्शित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत्। जल पिलाने के लिए वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई, तालाब दिखलाया और कहा जितना चाहे जल ले लो। जल पिलाने के लिए वह उन नारियों को कहाँ लेके गई और क्या कहा, तो जल पीने के लिए वह उन नारियों को अपने घर ले गई, तालाब दिखलाया और कहा जितना चाहे जल ले लो। सार्वजनिको अयम तडागः, यह तालाब सार्वजनिक है। प्रश्न 5, काशां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। कैसी संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का अवदान, योगदान महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने किन किन संस्थाओं की स्थापना की जिसमें फुले दंपति का योगदान रहा। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इति संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। प्रश्न 6, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य किम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था। सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यः उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम् आसीत्। उत्पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। प्रश्न 7, तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नि के। उनके दो काव्य संकलनों के नाम क्या हैं। तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नि काव्यफूले सुबोध रत्नाकर च आसन। उनके दो काव्य संकलनों के नाम काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न हम अपने पिछले अध्यायों में भी करते आए हैं कि जो पद रेखांकित होता है उस पद के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। और उस पद को मैंने रेखांकित के साथ अलग से भी लिखा है, लाल अक्षरों में मैंने उस पद को लिखा है जिसका आपको प्रश्न निर्माण करना है। आइए पढ़ते हैं। सावित्री बाई कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ती अध्यापने संलग्नाः भवति स्म। कन्याभिः के स्थान पर आ जाएगा काभिः। कन्याभिः हमारा पद है, उसके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। उत्तर आ जाएगा काभिः। नंबर 2, सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। कस्य। महाराष्ट्र के स्थान पर आ जाएगा कस्य। वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। कस्य है किसकी। प्रश्न 3, सा स्वपतिनां सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभ्यत कासाम। कन्या नाम के स्थान पर कासाम। अब जो शब्द हमारा पुल्लिंग में है, हमारा किम का पुल्लिंग शब्द रूप चलेगा। जो शब्द हमारा स्त्रीलिंग में है उसके लिए हमारा स्त्रीलिंग शब्द रूप चलेगा। और जो शब्द नपुंसक लिंग में है, तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक नपुंसक लिंग भी पुल्लिंग के समान होता है, इसलिए पुल्लिंग का शब्द रूप ही चलेगा। नंबर 4, तया
मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थितः केषाम्। क्या है? मनुष्याणाम के स्थान पर केषाम्। 5 साहित्य रचनाया अपि सावित्री ही महीयते। सावित्री के स्थान पर का, क्योंकि स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति का। प्रश्न 4 निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पर निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार उत्तर देने हैं। 1 इदं चित्रम पाठशालायाः वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम? चित्रम। नंबर 2 तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सह एव प्रचलति। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदं किम? तो विशेष्य पद अध्ययनम्। नंबर 3 अपि यूयम् इमां महिलां जानीत। अस्मिन् वाक्ये यूयम् इति पदं केभ्यः प्रयुक्तम्? छात्रेभ्यः। नंबर 4 सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदं कस्यै प्रयुक्तम्? सावित्रीबाई। नंबर 5 सेण वस्त्रवृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्मः। अत्रे नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति? कानि न इति लिखत। निम्न जातीयाः। प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे कि जो वाक्य दिए गए हैं उस वाक्य के अनुसार आपको इसका निर्माण करना था। इदम चित्रम पाठशाला वर्तते, यह चित्र पाठशाला का बताया गया है। यहाँ पर वर्तते इति क्रियापदस्य, वर्तते यहाँ पर क्रियापद है, इसका कर्ता पद क्या है? तो इसका कर्ता पद चित्रम है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययन, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, तो इस वाक्य का विशेष्य पद क्या है? अध्ययनम। फिर अपि यूयम इमाम, तुम भी इस महिला को जानो। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में यूयम इति पदम, यूयम जो पद है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? छात्रेभ्यः या पाठकेभ्यः, पाठ को सुनने वालों के लिए या छात्रों के लिए। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम, इस वाक्य में सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सावित्री बाई के लिए। सेण वस्त्रवृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते, निम्न फटे पुराने वस्त्रों वाली लोगों द्वारा कही गई निम्न जातियां, निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही थी। अत्र नार्यः, यहाँ पर नारी इति पदस्य, नारी का विशेषण पद क्या है? कानि न इति लिखत। क्या यह नहीं लिखा गया? यहाँ पर क्या है? निम्न जातीयाः। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। अब यहाँ पर बेटा पद दिए गए हैं, आपको संस्कृत का अनुवाद करना है। ये अनुवाद आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, बस विभक्ति और वचन का ध्यान रखना है किस प्रकार से आप कर रहे हैं। पहला पद है स्वकीयम। स्वकीयम कार्यम स्वयं कुरु, अपना कार्य स्वयं करो। नंबर 2 सविनोदम, रामः सविनोदम कार्यं करोति। नंबर 3 सक्रिया, आगे सावित्रीबाई फुले नारी जागरणे सक्रिया आसीत्। सावित्रीबाई फुले नारी जागरण में आगे थी, यानी नारियों को जागृत करने में आगे थी। नंबर 4 प्रदेशस्य भूमि उर्वराः अस्ति, प्रदेश की भूमि उपजाऊ है। नंबर 5 मुखरम, सावित्री कुरीति नाम मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्री ने बुराइयों का डटकर विरोध किया। नंबर 6 सर्वथा, अहम सर्वथा पाठम पठामि, मैं हमेशा पाठ पढ़ता हूं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्य रचना कीजिए।
अब यहाँ पर बेटा पद दिए गए हैं, फिर आपको वाक्य रचना करनी है। उत्तर है वृक्षस्य उपरि खगाः तिष्ठन्ति। नंबर 2, विद्यायाः आदानं प्रदानं सदैव कुर्यात्। नंबर 3, कदापि परकीयम् अन्नं वृथा न कुर्यात्। नंबर 4, नारी नर्योः कदापि विषमता न भवेत्। वयं व्यक्तिगतं स्वार्थं त्यक्त्वा सर्वहितं चिन्तयेम। नंबर 6, वृक्षे आरोह हानिकरः अपि भवति। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने संस्कृत में ही बता दिया, वृक्षस्य उपरि खगाः तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठते हैं। विद्यायाः आदान प्रदानम सदैव कुर्यात्, विद्या का आदान प्रदान हमेशा करना चाहिए। कदापि परकीयम अन्नम वृथा न कुर्यात्, कभी भी दूसरों के लिए अन्न व्यर्थ नहीं करना चाहिए। नारी नर्योः कदापि विषमता न भवेत, नर और नारी में कभी भी विषमता नहीं होनी चाहिए। वयम व्यक्तिगतम स्वार्थम, हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर सबके लिए सोचना चाहिए। वृक्षे आरोह, वृक्ष पे चढ़ने पर हानिकारक भी, वृक्ष पर चढ़ना हानिकारक भी होता है। निम्नलिखित पदों के समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखिए। मार्गे अविरतम अध्यापने अवदानम यथेष्टम मनसी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पाठ से आपके समानार्थक पद दिए हैं, वही चुनकर आपको इसमें भरने हैं। आइए करते हैं। उत्तर शिक्षणे अध्यापने, पथि मार्गे, हृदय मनसी, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अविरतम। प्रश्न 7, नीचे लिखे गए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। अब यहाँ पर पद दिए गए हैं, उनकी लिंग विभक्ति और वचन आपको लिखने हैं। पद जैसे पहला पद है धूलिम, नपुंसक लिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। धूलिम पद है, यह है नपुंसक लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचनम है। दूसरा पद है हमारा नामनी, नपुंसक लिंग सप्तमी एक वचनम। अप्रह पुल्लिंग शब्द, प्रथमा एक वचनम। कन्या नाम स्त्रीलिंग शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सहभागिता स्त्रीलिंग शब्द, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। नापितैः पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति बहुवचनम। यहाँ पर बेटा ये पद दिए गए थे, ये आपको जैसे शब्द रूप मैंने कराए, शब्द रूप के अनुरूप आपको इनका लिखना है कि यह शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। उसी से फिर आपको इनकी विभक्तियां बतानी है। धूलिम कौन सी विभक्ति है, द्वितीय है, तृतीय है, प्रथमा है। इसी प्रकार ये सारे पद हैं, इनकी विभक्ति वचन आपको बताने थे जो हमने किए। प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर बेटा एक उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण के अनुरूप आपको जो अन्य वाक्य हैं उनका काल परिवर्तन करना है। यथा जैसे सा शिक्षिका अस्ति, लंग लकार में इसको बदलना है। अस्ति के स्थान पर सा शिक्षिका आसीत, वह शिक्षिका थी। पहले है वह शिक्षिका है, फिर आपने इसने पूछा कि परिवर्तन किसमें करना है, लंग लकार में। अस्ति का क्या आ जाएगा, आसीत। अब आपको वाक्य बनाने हैं इसी प्रकार से। नंबर 1, सा अध्यापने संलग्ना भवति, लिट लकार में बदलना है।
भविष्यति। सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। नंबर 2, सः त्रयोदशवर्षकल्पः अस्ति। लंग लकार में बदलना है, अस्ति के स्थान पर आसीत आ जाएगा। सः त्रयोदशवर्षकल्पः आसीत। नंबर 3, महिला तड़ागात जलम नयंती। लोट लकार में नयंतु, नयंती के स्थान पर क्या आ जाएगा? नयंतु। नंबर 4, वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः। विधिलिंग में बदलना है, पठाम के स्थान पर पठेम आ जाएगा। नंबर 5, किम यूयम विद्यालयम गच्छत। लिट लकार में बदलना है, गच्छत के स्थान पर गमिष्यत आ जाएगा। नंबर 6, ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। लंग लकार में गच्छन्ति के स्थान पर अगच्छन आ जाएगा। बाकी वाक्य हमारा ऐसे ही रहेगा, केवल जो क्रिया है वो चेंज हो जाएगी। अस्ति के स्थान पर लंग लकार में आसीत आ जाएगा, भवती के स्थान पर लिट लकार में भविष्यति आ जाएगा, फिर अस्ति के स्थान पर लंग लकार में आसीत आ जाएगा, नयंती के स्थान पर लोट लकार नयंतु हो जाएगा, पठामह पठेम आ जाएगा, गच्छत गमिष्यत आ जाएगा और गच्छन्ति अगच्छन का प्रयोग हमारा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज का हमारा यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। आज आपको गृह कार्य में अभ्यास प्रश्न संख्या 1 और अभ्यास प्रश्न संख्या 2, एक पद में उत्तर दीजिए और पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। दोनों प्रश्न आपको अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, याद करने हैं। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।